सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक ट्रिक बताया था। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले उस ट्रिक का जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था। उसके बाद हमारे लिए बहुत सारी चीजें इजी हो जाने वाली है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अपनी अपनी नोटबुक लेके बैठ जाओ, अपने नोट्स खुद बनाओ अच्छे से, एक एक बात को ध्यान से सुनो, पॉज कर लो बीच में वीडियो, और जब लिखने का टाइम आए तो लिखो भी उसको। लेकिन पहले समझो, दिमाग में उतारो क्या है। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या, सेल के बारे में। इसके बारे में, सेल के बारे में। तो इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या, क्या ये साइंटिस्ट का नाम है? नहीं। तो क्या करोगे? तोड़ दोगे। तोड़ दोगे तो क्या आएगा? इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो से क्या आएगा? क्या आएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और केमिस्ट्री से, वहां से हम लोग क्या ले रहे हैं? केमिकल एनर्जी। तो यहां पर इस चैप्टर में हमारे पास दो चीजें हैं, एक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक है क्या, केमिकल एनर्जी। अब हमको करना क्या है, हमको इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना है, इंटर कन्वर्ट करना है। मींस हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमारे पास दो प्रोसेस हो गए, एक प्रोसेस जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और एक प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। अब ये जो दो प्रोसेस जिस डिवाइस में किए जाते हैं उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं उसको? सेल। तो सबसे पहले सेल के बारे में पता होना चाहिए कि सेल क्या है। देखो डेफिनेशन ऑटोमेटिक बन गई। सेल क्या होता है? ए डिवाइस इन विच द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जीज टेक्स प्लेस। क्या होता है? ए डिवाइस इन विच द इंटर conversion of electrical and chemical energies takes place। ठीक है, तो अब देखो कितने प्रोसेस हुए हमारे पास? दो। एक प्रोसेस वो जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और एक जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। यानी इसका मतलब सेल हमारे पास कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के हो गए। हमारे पास जो सेल है वो कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के। पहला सेल, उसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रो केमिकल सेल। और जो दूसरा सेल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पहला सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? देखो बड़ा इजी है, याद रखना, कंफ्यूजन से बचना। कैसे? इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिकल, केमिकल यानी केमिकल। कुछ नहीं करना, रिवर्स कर दो। क्या करना? रिवर्स कर दो। मींस ए सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखो ध्यान से, क्या हो जाएगी? ए सेल in which chemical energy is converted into electrical energy। ये कहानी समझ आ गई कि जिस सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फिर दूसरा क्या बचा? दूसरा जिसमें इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या हो गया? ए सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये दो टाइप के हमारे पास सेल है। कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में
हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। नेक्स्ट कभी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। अच्छे से उतार लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलो या फिर आप इसको गैल्वेनिक सेल बोलो या फिर आप इसको वोल्टेक सेल बोलो, एक ही बात है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल या फिर हम लोग क्या बोले, वोल्टेक सेल, एक ही बात है। अब हम इस सेल का एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसका नाम क्या है, डेनियल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एग्जांपल जिसका नाम क्या है, डेनियल सेल। डेनियल सेल में होता क्या है, मैंने आपको बिगिनिंग में क्या बताया कि सेल में दो ही चीजें होंगी, क्या होंगी, एक होगा इलेक्ट्रोड और एक होगा इलेक्ट्रोलाइट। सेल में कितनी चीजें होती है, दो, एक इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोलाइट। ये बेसिक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब डेनियल सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड होता है जिंक का और एक इलेक्ट्रोड होता है किसका, कॉपर का। डेनियल सेल में एक इलेक्ट्रोड होगा जिंक का और एक इलेक्ट्रोड क्या होगा, कॉपर का। तो देखो ध्यान से, इस डेनियल सेल का सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम देखो ध्यान से कि हमने एक सेल ये लिया, ठीक है। इस सेल में हमने क्या काम किया, एक इलेक्ट्रोड डिप किया, कौन सा, जिंक। हमने कौन सा इलेक्ट्रोड डाला, ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये कौन सा है, जिंक। देखो सेल में आप जो इलेक्ट्रोड लोगे उसी इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड जैसे यहां जिंक मेटल का बना है तो उसी जिंक का ही कोई सॉल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग लेने वाले हैं वो क्या लेंगे, जैसे मान लो जिंक सल्फेट ले लिया, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, और अब उसका कंसंट्रेशन कितना रखेंगे इलेक्ट्रोलाइट का, 1 मोलर। तो हमने यहां पर ये क्या लिया है, इलेक्ट्रोलाइट है कौन सा, ZnSO4, क्या, ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन। क्लियर है, ओके। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच डिसोशिएट इनटू आयंस। इलेक्ट्रोलाइट डेफिनेशन क्या है, ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच डिसोशिएट इनटू आयंस, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट भी दो टाइप के होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक। एक तीसरा टाइप और भी होता है, उसको बोलते हैं मॉडरेट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, एन इलेक्ट्रोलाइट व्हिच डिसोशिएट कंप्लीटली एंड इमीडिएटली इनटू आयंस। और वीक क्या होता है, एन इलेक्ट्रोलाइट व्हिच डज नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू आयंस, वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लेने वाले नहीं है, कौन सा लेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। कंसंट्रेशन कितना लिया है यहाँ पे, 1 मोलर। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो कंप्लीटली आयंस में डिसोशिएट हो जाता है। यानी यहाँ पे इस सॉल्यूशन में आपके पास क्या है, आपके पास Zn+2 आयंस है और SO4 2 नेगेटिव आयंस है। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो कि आयंस में डिसोशिएटेड है, और ये जिंक है वो आपके पास क्या है, सॉलिड, ये इलेक्ट्रोड है। ये कहानी समझ आ गई, ओके। अब एक दूसरी सेल भी लेते हैं, अब इस सेल में भी हम लोग क्या डालेंगे, एक इलेक्ट्रोड डालते हैं, और डेनियल सेल में, इस सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड डालेंगे हम लोग, कॉपर। ये क्या हमारे पास कॉपर है, क्लियर है। तो अगर हमने कॉपर डाला है तो क्या करेंगे, कॉपर का ही कोई सॉल्ट, तो यहां पर हम लोग क्या डालते हैं, यहां पे कॉपर सल्फेट, 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4 डाला है, कितना, 1 मोलर। 1 मोलर यानी यहां से हमको जो भी पोटेंशियल मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड मिलेगा। जो ईएमएफ मिलेगी क्या मिलेगी, स्टैंडर्ड ईएमएफ मिलेगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा, डिसोशिएट होगा कंप्लीटली, यानी हमारे पास सॉल्यूशन में Cu+2 एंड SO4 2 नेगेटिव आयंस। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब हमने इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट कर दिया, किससे, मान लो हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया।
जो बाद में हमको डिफ्लेक्शन दिखाएगा, हमको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ करंट दिखाएगा। चलो ये गैल्वेनोमीटर हो गया, डिफ्लेक्शन आएगी बाद में। तो अभी तो डिफ्लेक्शन हम लोग कहां पे कर देते हैं, जीरो पे कर देते हैं ये लोग। अभी तो फिलहाल तो ये न्यूट्रल जीरो पे, ये बात क्लियर है। चलो अब बात ये है कि इन दोनों सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जैसे ये सेल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ सेल बोलते हैं। ये दोनों सेल मिलकर कंप्लीट सेल बनाती है, ठीक है। इन दोनों सेल को हम लोग कनेक्ट करते हैं एक यूट्यूब से। यूट्यूब, आप जो मेरा वीडियो जिस पे देख रहे हो वो यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूं, एक उल्टी यूट्यूब होती है। कैसे, देखो ध्यान से, ये ट्यूब, ये कौन सी ट्यूब होगी, एक यूट्यूब होगी, ठीक है। अब इस यूट्यूब को हम लोग बोलते क्या है यहाँ पे, हम इसको बोलते हैं यहाँ पे क्या, सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। इस ट्यूब में क्या होता है, सॉल्ट होता है। इस ट्यूब में क्या होता है, सॉल्ट होता है। फिल कर दो इसको सॉल्ट से, ठीक है। अब वो सॉल्ट कौन सा होगा, बेसिकली हम लोग पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट ये लेते हैं, हम लोग कैसे लेते हैं, KNO3 लेते हैं, ठीक है, ओके। और यहां पर हम लोग क्या लगा दिए, कॉटन प्लस लगा दिए ताकि ये गिर ना जाए। और हमने क्या लगा दिया उसमें, अगर एक जेली लगा देते हैं, क्या, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो आप शायद अच्छे से इसको जानते हो, ठीक है। अब ये यूट्यूब क्या काम करती है, ये सर्किट को कंप्लीट करती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सॉल्ट ब्रिज हियर, दिस सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट द सर्किट, क्लियर है। तो हमारी ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल जो डेनियल सेल है, वो हमारी डेनियल सेल रेडी है। अब इस सेल की फंक्शनिंग कैसे होगी वो हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, क्लियर है बात। अब देखो ध्यान से, हमारे पास कौन कौन सी मेटल के इलेक्ट्रोड है, जिंक और कॉपर। आपने सुना है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मींस मेटल्स दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है। और जिंक और कॉपर ये दोनों मेटल, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी। अब क्वेश्चन उठता है कि इन दोनों में से कौन लूज करेगा और कौन गेन करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों तो लूज कर ही नहीं सकती यहां पे, ठीक है। एक लूज करेगी तो दूसरे को गेन करना पड़ेगा। तो जिंक और कॉपर में से वही मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर आती है। तभी तो हमने वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ट्रिक पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताइए जिंक और कॉपर में ऊपर कौन आता है, जिंक। क्यों, क्या था, जानकर फेंके, जान से क्या है, जिंक, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, सुनो प्रभात है कौन, को से कॉपर। मींस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अमंग जिंक एंड कॉपर, जिंक पहले आता है, इट मींस जिंक इज मोर रिड्यूसिंग, ठीक है, जिंक इज मोर रिड्यूसिंग देन कॉपर, जिंक इज मोर रिड्यूसिंग देन कॉपर, ठीक है, ओके। तो अगर ये रिड्यूसिंग है तो इसका खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, दूसरी बात, इस सेल में, ठीक है, सेल चाहे कोई भी हो, इलेक्ट्रोकेमिकल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक हो, एक सिंपल कन्वेंशन है, एनोड को हमेशा लेफ्ट में लिखा जाता है। फिट कर लो माइंड में, a cell is either electrochemical or electrolytic, anode is always written in the left side। तो ये है आपका एनोड, तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा यहां पे, ये है कैथोड। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरा, a cell is either electrochemical or electrolytic, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा। नोट कर लो ये बात, सेल चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल है या इलेक्ट्रोलाइटिक है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। फिट कर लो माइंड में। ऑक्सीडेशन मैंने आपको बताया, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इंक्रीमेंट इन पॉजिटिव, और पॉजिटिव कब इंक्रीज होता है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ठीक है। और कैथोड क्या, रिडक्शन क्या होता है, डिक्रीमेंट इन पॉजिटिव, और पॉजिटिव कब डिक्रीज होगा, जब इलेक्ट्रॉन का
गेन होगा। ठीक है, चलो ये कहानी समझ आ गई। अब देखो मैं रिएक्शन लिखने वाला हूं, रिएक्शन देखो क्या यहां लिखता हूं, एट एनोड, जिसपे हमको पता है क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो एनोड पे क्या है, ये तो जिंक है, ये क्या काम करेगा, ये Zn+2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाएगा, Zn+2। ठीक है, अब देखो जब तक जिंक सॉलिड था इसका 2 इलेक्ट्रॉन था, जैसे उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो वहां से क्या बना, Zn+2। तो यहां से Zn+2 कहां पर आ गया, सॉल्यूशन में आ गया। कहां पर आ गया, यहां से सॉल्यूशन में। और इलेक्ट्रॉन कहां गए, इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड के ऊपर रह गए, इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड के ऊपर रह गए। ये कहानी बिल्कुल क्लियर है। अब देखो क्या हुआ, सॉल्यूशन में Zn+2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया एज कंपेयर टू सल्फेट। अब इन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस एक्सटर्नल वायर के थ्रू होते हुए कहां पर आएंगे, इस इलेक्ट्रोड पे आएंगे। कौन से इलेक्ट्रोड पे आएंगे, इस इलेक्ट्रोड पे। बट जैसे ही जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो Zn+2 बना, वो तो आ गया सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गए, इस इलेक्ट्रोड पे। तो मैं बोल सकता हूं नाउ दिस इलेक्ट्रोड इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, नाउ दिस इलेक्ट्रोड इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स। तो इस इलेक्ट्रोड पे टोटल चार्ज कितना आ गया, नेगेटिव। तो भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो आपका एनोड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव टर्मिनल होता है बिकॉज इट इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स। नाउ ये बात क्लियर होगी। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से इस वायर के थ्रू होते हुए कहां पर आएंगे, इस इलेक्ट्रोड पे आएंगे, यानी कैथोड पे आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां पर हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर हो गया, एनोड से कैथोड हो गया। A फॉर एनोड, C फॉर कैथोड, एनोड से कैथोड हो गया। अभी कुछ साल पहले मैं कहां था, असम में था। ठीक है, असम में, गुवाहाटी में। तो एनोड से कहां हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैथोड पे हो गया। तो असम में, गुवाहाटी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज जिसका नाम है असम इंजीनियरिंग कॉलेज। तो क्या शॉर्ट में उसको हम लिखते थे AEC, AEC, बड़ा इजी। कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, क्या लिखोगे, AEC, एनोड टू कैथोड, सिंपल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में हो गया, क्लियर है। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में है तो करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो ये क्या बन गया, CIA। अब CIA एक इन्वेस्टिगेटिंग कंपनी है, कहां पे, आई थिंक यूएस के अंदर CIA। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट का फ्लो कहां होता है, कैथोड टू एनोड, CIA, याद रखो। तो यहां पर जो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आई हमारी, वो किस डायरेक्शन में आ गई, इस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात क्लियर है। चलो अब हुआ क्या, अब इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गए, यहां से एनोड से कहां पर आ गए, कैथोड पे आ गए थ्रू दिस एक्सटर्नल वायर। अब जैसे वो यहां पर आए, इस इलेक्ट्रोड पे आए, तो अब देखो होगा क्या कि यहां पे सॉल्यूशन में क्या पड़ा है, Copper+2। वो Copper+2 और सॉल्यूशन में डिप कौन है, इलेक्ट्रोड, और उस इलेक्ट्रोड पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये Copper+2 सॉल्यूशन वाला इस इलेक्ट्रोड के पास में आएगा और इस इलेक्ट्रोड से क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन कहां, कैथोड। देखो ध्यान से, रिएक्शन एट कैथोड, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होने वाला है, Cu+2 from solution will get electrons from the electrode और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cu solid। देखो एक मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़े। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि ये Cu+2 है वो किसमें कन्वर्ट हो जाने वाला है, कॉपर सॉलिड में, पक्की बात है। तो धीरे धीरे ये जो इलेक्ट्रोड है इस पे कॉपर क्या हो जाने लगेगा, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे इस इलेक्ट्रोड पे कॉपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा और इस सॉल्यूशन से Cu+2 धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा एज कंपेयर टू सल्फेट। ये बात क्लियर आ गई। इस सॉल्यूशन से Cu+2 धीरे धीरे कम हो जाएगा एज कंपेयर टू सल्फेट। अब एक प्रॉब्लम हो गई, आयोनिक इंबैलेंस हो गया। कैसे हुआ, यहां पर तो
कैटायंस बढ़ गए एज कंपेयर टू एनायन, यहां पर एनायंस बढ़ गए एज कंपेयर टू कैटायन। तो अब क्या होगा, ऐसी सिचुएशन आएगी तो सेल का जो फंक्शनिंग है वो रुक जाएगा। अब सेल का फंक्शनिंग अगर रुक गया तो प्रॉब्लम है। तो उस फंक्शनिंग को कंटिन्यूस रखने के लिए हम क्या डालते हैं उसके अंदर, ये सॉल्ट ब्रिज डालते हैं। क्या डालते हैं, सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज में बेसिकली हम लोग सॉल्ट क्या लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट का लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन था कि सर यही क्यों लेते हैं और क्यों नहीं लेते हैं। एक्चुअली सॉल्ट ब्रिज में जो भी सॉल्ट लिया जाएगा वो सॉल्ट में क्या है, एक कैटायन और एक एनायन है, और उस कैटायन और एनायन का जो आयोनिक मोबिलिटी है वो सेम होना चाहिए। ऐसे तो है नहीं कि कैटायन का मोबिलिटी ज्यादा है वो पहले चला गया और बेचारा एनायन हैवी है वो धीरे धीरे करके आ रहा है। नो नो, द आयोनिक मोबिलिटी या फिर द आयोनिक वेलोसिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज शुड बी सेम। अगर वो सेम होगा तभी बैलेंस हो पाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा कि मान लो हमने इस सॉल्ट ब्रिज में क्या लिया है, KC लिया है, तो उसके अंदर क्या है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव है। यहां पर हमारे पास कैटायन बढ़ गए यानी एनायन कम हो गए, तो उस कंडीशन में ठीक है क्या होगा, थोड़े टाइम के लिए वो Cl नेगेटिव एनायन आ जाएंगे और इस को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, ये जो आयनिक इम्बैलेंस हो रहा था वो बैलेंस हो जाएगा। और यहां पर जैसे एनायन बढ़ रहा है कैटायन कम हो रहा है, तो थोड़े टाइम के लिए K पॉजिटिव यहां जाएगा, आयनिक क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या होने वाला है, थोड़े टाइम के लिए बोल रहा हूं, फिर धीरे धीरे क्या होने वाला है कि यहां पर क्या हो रहा है, कैटायन बढ़ रहा है और एनायन कम हो रहा है। तो यहां का जो एनायन है सल्फेट जो यहां पर बढ़ रहा है वो धीरे धीरे इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू सल्फेट कहां पर आ जाएगा, यहां पे। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पर अगर सल्फेट इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू यहां आ गया तो सल्फेट यहां पर क्या हो जाएगा, कम, यानी कैटायन और एनायन अब क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। और जब आयनिक बैलेंस आ जाएगा तो सेल का फंक्शनिंग बड़ा स्मूथ होगा। ये कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी। सो ये इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है सॉल्ट ब्रिज में कि जो हम लोग सॉल्ट यूज करते हैं तो उनमें क्या होना चाहिए, उनमें जो कैटायन और एनायन का आयनिक वेलोसिटी, आयनिक मोबिलिटी शुड बी सेम। ये बात क्लियर हो गई, पक्का। तो एनोड की क्या रिएक्शन थी, कैथोड की क्या रिएक्शन थी, ये आपको समझ आ गया। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहेगा एनोड से कैथोड, और जो आयंस है वो कहां पे, वो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू क्या होते रहेंगे, बैलेंस होते रहेंगे। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, आफ्टर सम टाइम कि जिंक इलेक्ट्रोड हो तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। उसे तो Zn+2 बन के सॉल्यूशन में चले गए, तो ये इलेक्ट्रोड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रोड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो टाइम पे ये इलेक्ट्रोड इसमें क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। काफी पुराने टाइम का है, आजकल तो हम लोग डायरेक्ट वो जो रेडियो में सेल लगता है वो सेल डालते हैं, काम हो गया। लेकिन पुराने टाइम में जब हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया फिजिक्स में तो हमने ये डिनियल सेल यूज किया है। ठीक है, ठीक है, तो ये काफी पुराना है, तो इसका कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए। तो ये कहानी समझ आई। ओके, चलो अब बात ये है एनोड का रिएक्शन है, कैथोड का रिएक्शन है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, तो हम अब क्या लिखेंगे यहां पे, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दो, राइट को राइट में ऐड कर दो। ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए। तो देखो यहां पे राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पे लेफ्ट में है, तो इस रिएक्शन नंबर 1 को रिएक्शन नंबर 2 में क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करोगे तो राइट वाले इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या आएगी वो रिएक्शन, जिंक सॉलिड प्लस Cu+2 aqueous विल गिव यू क्या देगा, Zn+2 aqueous प्लस में Cu सॉलिड। तो ये आपकी क्या आ गई, ओवरऑल रिएक्शन। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा क्या होता है, एक रिडॉक्स रिएक्शन। देख लो जिंक है, 0 से कहां चला गया, +2 में चला गया, यानी जिंक यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और यहां पर कॉपर +2 से कहां चला गया, 0 में चला गया, कॉपर यहां पर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो कौन सा रिएक्शन हो गया, एक रिडॉक्स रिएक्शन। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ये ओवरऑल रिएक्शन आपको समझ आ गई। अब देखो क्या है, अब हमको सेल का रिप्रेजेंटेशन करना है। हमको क्या करना है, सेल का रिप्रेजेंटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए सेल
रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब देखो क्या है, ये जो इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाफ सेल। और इस हाफ सेल में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैं इसको बोल दूं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो इसको बोल दूं रिडक्शन हाफ सेल। दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो तो क्या बन गई, टोटल सेल बन गई। तो सेल को रिप्रेजेंट क्या करें, हर बार का हम डायग्राम बना के दिखाएंगे नहीं, तो सेल को रिप्रेजेंट करने का भी तरीका है। मैंने क्या बोला, कुछ भी हो जाए एनोड को हमेशा लेफ्ट में लिखा जाता है। ठीक है, तो एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, जिंक से बन रहा है Zn+2, तो उसको लेफ्ट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जिंक सॉलिड। देखो फिजिकल स्टेट आपको दिखानी पड़ेगी सेल रिप्रेजेंटेशन में। जिंक सॉलिड से क्या बन रहा है, एरो। एरो को मैं रिप्लेस कर रहा हूं क्या, एक वर्टिकल लाइन से। वर्टिकल लाइन का मतलब है एरो, वर्टिकल लाइन का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, एरो। तो जिंक सॉलिड से क्या बन रहा है, Zn+2 बन रहा है क्या, एक्वस। एक आदमी क्लियर है, लेकिन आपको इसकी कंसंट्रेशन भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर, तो ये कंसंट्रेशन है 1 मोलर लिखना पड़ेगा। तो जिंक से क्या बना, Zn+2 बना 1 मोलर। ठीक है, अब राइट में ये क्या लिखा हमने, एनोडिक पार्ट लिखा है। क्या लिखा हमने, एनोडिक पार्ट, यानी ऑक्सीडेशन वाला लिखा है। राइट में क्या लिखेंगे, कैथोडिक पार्ट। कैथोड में क्या रिएक्शन हो रही है, कॉपर+2 से बन रहा है कॉपर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, Cu+2 एक्वस। कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलर। क्या बन रहा है इससे, Cu सॉलिड। क्या बन रहा है इससे, Cu सॉलिड। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया आपका, कैथोडिक पार्ट हो गया, कैथोड वाला। एंड एनोड एंड कैथोड वाली जो सेल है, हाफ सेल है, दे आर सेपरेटेड बाय, या दे आर, यहां पर तो ज्वाइंट हो गया, दे आर ज्वाइंट बाय सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज को हम लोग यहां पे ये दो वर्टिकल पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पैरेलल लाइंस है दो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज को। किसको, सॉल्ट ब्रिज को। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन आया, रिप्रेजेंटेशन आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। आपको ये रिएक्शन दिया, ये दिया जाएगा, और इससे आपको ओवरऑल रिएक्शन अपने आप बनाना है। क्या बनाओगे, ये एनोड है, जिंक से Zn+2, कॉपर+2 से कॉपर ऐड कर दीजिए। अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आया, इस सेल का हम लोग ईएमएफ कैसे निकालें, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन 1 मोलर लिया है, तो हमारा जो ईएमएफ आएगा वो क्या आएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ। क्या आएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ। इसको एक बार आप अच्छे से उतारिए, फिर हम लोग ईएमएफ को कैलकुलेट करते हैं। चलो अभी हम लोग सेल का ईएमएफ निकालते हैं। तो अभी सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, हम लोग बात करेंगे किसकी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। किसकी बात करेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर इस इलेक्ट्रोलाइट में ये जो आयंस हैं, इनका कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाए, क्या लिखोगे, इफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इज यूनिटी, यानी 1, ओके, टेम्परेचर है वो कितना हो जाए, 25 डिग्री सेल्सियस, ये भी स्टैंडर्ड ले लिया। एंड प्रेशर कितना हो जाए, वो हो जाए 1 एटमॉस्फेयर। वो क्या है, 1 एटमॉस्फेयर। यानी हमने सारी स्टैंडर्ड कंडीशन ले ली। इन कंडीशन पे इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हम लोग क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दिखाने क्लियर। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने आपको बता चुका हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो अब दूसरी बात, अगर आपको कहीं पर मेंशन नहीं किया जाए कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर आपको मेंशन नहीं किया गया है, तो आप क्या अज्यूम करोगे, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही अज्यूम करोगे। इफ oxidation or reduction potential is not mentioned, then you have to assume reduction potential always। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नंबर 3, अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, इट इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स में जो डिफरेंस आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो
इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, ठीक है। अगर इनमें डिफरेंस ले आए, पोटेंशियल डिफरेंस जो आ जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ईएमएफ। तो ईएमएफ कैसे निकालें सेल का, ई नॉट सेल। अब आप समझ गए ई नॉट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ होगा सेल का, ठीक है। ई नॉट सेल क्या आएगा, वो आएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का जो डिफरेंस है वो क्या है आपका, ईएमएफ है। अब फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बोला, अगर आपको मेंशन नहीं किया गया है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, तो आप क्या अज्यूम करोगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये जो ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड है, ये किसकी टर्म में है, इन टर्म्स ऑफ एसआरपी, इन टर्म्स ऑफ एसआरपी। अब इस सेल में, अगर इस सेल जो जिंक और कॉपर हमारे पास इलेक्ट्रोड है बेनियल सेल में, इस सेल में ई नॉट सेल निकालना हो इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी एसआरपी, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट, कैथोड कौन है, कैथोड ये है कॉपर वाला, और हमको किस टर्म में लेना है, रिडक्शन। और रिडक्शन क्या होगा आपका, रिडक्शन आपका क्या होगा, वो होगा, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, क्या होता है, डिक्रीमेंट इन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डिक्रीज कैसे होगा, Cu प्लस 2 से Cu, तो आप क्या लोगे, ई नॉट ऑफ Cu प्लस 2 से Cu, ठीक है, रिडक्शन ले रहे हैं हम लोग, ओके। माइनस ई नॉट एनोड, एनोड क्या है आपका, जिंक है, लेकिन जिंक पे यहां पर क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हमको क्या लेना है, रिडक्शन में, तो क्या लोगे, Zn प्लस 2 से, ठीक है। तो ये आपका आ गया ई नॉट सेल का इन टर्म्स ऑफ एसआरपी। लेकिन अगर मैं ये इन टर्म्स ऑफ एसओपी लूं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लूं, तो ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हो गया क्या, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा, अगर मैं एसओपी लूं यानी रिडक्शन का उल्टा कर दिया, तो इसका भी क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, तो वो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ई नॉट एनोड, माइनस का तो प्लस का, और प्लस का हो माइनस का, माइनस ई नॉट ऑफ कैथोड, इन टर्म्स ऑफ क्या आ गया, एसओपी आ गया। अब इसी सेल का अगर मैं एसओपी की टर्म में ई नॉट निकालूं तो क्या हो जाएगा, देखो ई नॉट सेल कैसे आने वाला है, एनोड, एनोड कौन सा आपका, ये क्या दिखाना, ऑक्सीडेशन, तो क्या हो जाएगा, क्या आएगा, ई नॉट ऑफ Zn से Zn प्लस 2 माइनस ई नॉट ऑफ क्या हो जाएगा, Cu से Cu प्लस 2, इन टर्म्स ऑफ क्या है ये, एसओपी, इन टर्म्स ऑफ क्या है, एसओपी। अब एक काम करते हैं, जिस इलेक्ट्रोड पे जो हो रहा है उसको वैसे ही रहने देते हैं। जैसे यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो देखो कैसे लिखेंगे हम इसको, नंबर 3 ई नॉट सेल, ठीक है, ओके। अब देखो जिंक का यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो मैं यहां पे क्या लिख दूं, ई नॉट Zn से Zn प्लस 2, तो ये तो क्या है, एसओपी, जिंक वाला, ओके। तो फिर क्या लिखेंगे, अब यहां पर Cu से Cu प्लस 2, ये तो क्या हो रहा है, ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन यहां पे कॉपर का क्या है, यहां पे तो रिडक्शन हो रहा है, तो हम इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहां पे आ जाएगा प्लस ई नॉट ऑफ Cu प्लस 2 से Cu, और ये कौन सी सेंस में है, एसआरपी की सेंस में है, तो हमारे पास एक इक्वेशन इस सेंस में भी बन जाती है। कहने का मतलब है ये जो वैल्यू आपको दी जा रही है Zn से Zn प्लस 2 या Zn प्लस 2 से Zn, सिमिलरली Cu से Cu प्लस 2 या Cu प्लस 2 से Cu, इस चीज से आपको समझ आ जाएगा कि वो आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रहा है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे रहा है, और वो पता लग गया, उसको फॉर्मूला में डाल लो, आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ निकल गया। अच्छे से समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है किसके बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। सेल का बाद में हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है और सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे निकालते हैं वो पढ़ा है। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे क्या, नर्स इक्वेशन, कि मान लो अगर यहाँ पे आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर ना हो, 1 मोलर से डिफरेंट हो, मान लो 0.1 मोलर, 0.001 मोलर या फिर 2 मोलर, यानी 1 मोलर से अलग हो तो स्टैंडर्ड नहीं निकलेगी, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, तो वहां पे क्या निकलती है, ईएमएफ निकलती है।
और वहां पे उस ईएमएफ को निकालने का एक बहुत ही शानदार प्यारा सा इक्वेशन है, क्या? नर्स्ट इक्वेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे विद डेरिवेशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।